Hello friends, now we'll be studying class 8th NCERT history, chapter number 3, ruling the countryside. The company becomes the Diwan. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 में मुगल शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया. The actual event most probably took place in Claude Life's tent with a few Englishmen and Indians as witness. तो ये जो घटना थी इसमें क्लॉड लाइफ के टेंट में कुछ इंग्लिशमैन थे, कुछ भारतीय लोग थे विटनेस के तौर पे. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल का दीवान बनी, वैसे ही कंपनी के पास जो है उस टेरिटरी का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. तो जैसे ही कंट्रोल आया उसके बाद कंपनी को ये सोचना था कि कैसे वो ज़मीन ज़मीन को एडमिनिस्टर करेगी और कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करेगी. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से किया जाना था कि जो कंपनी है उसको इतना रेवेन्यू मिले कि वो अपने खर्चे पूरे कर पाए. अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड. और कंपनी को ये भी इंश्योर करना था कि दीवानी के साथ साथ वो जो प्रोडक्ट्स बेचना चाहे वो बेच भी सके और जिन प्रोडक्ट्स पे ट्रेड करना चाहे वो ट्रेड कर सके. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन. जैसे ही कंपनी आगे बढ़ती गई उनको ये समझ में आया कि उनको थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा. बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन पास्ट had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. तो चूंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक बाहरी ताकत थी, तो उसको उन लोगों को शांत करना ज़रूरी था जो पहले पावर में थे और पहले राज किया करते थे और उनको अथॉरिटी थी और उनकी प्रेस्टीज भी थी. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो जिन लोगों के पास पहले पावर थी उन लोगों को कंपनी को रोकना तो था पर उनको पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता था. हाउ दिस वॉज टू बी डन. इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यूज रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड. तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये सब कैसे किया उन्होंने, कैसे उन्होंने गांव में कॉलोनाइज किया, कैसे उन्होंने रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, कैसे उन्होंने जनता के मौलिक अधिकारों को रीडिफाइन किया, कैसे उन्होंने वो फसलें पैदा करवाई जो वो पैदा करवाना चाहते थे. रेवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ एज प्राइमरीली इट सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर. तो हालांकि कंपनी जो है वो बंगाल की दीवान ज़रूर बन चुकी थी, पर वो अभी भी खुद को एक ट्रेडर की तरह देखती थी, एक व्यापारी की तरह देखती थी. इट वांटेड a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. तो कंपनी को खुद के लिए बड़ी मोटी इनकम तो चाहिए थी, पर वो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं लगाना चाहती थी जिससे असेसमेंट और कलेक्शन किया जा सके. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कोशिश थी कि वो रेवेन्यू तो बढ़ा ही सके, जितना पॉसिबल हो उतना बढ़ा सके, लेकिन जो वहाँ पर फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क क्लॉथ मिलता था वो सस्ते से सस्ते दामों पर खरीद सके. विदिन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड. तो अगले 5 सालों में जो भी सामान ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से खरीदती थी वो डबल हो गया. बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. तो 1865 से कंपनी जो 1865 से पहले कंपनी जो है इंडिया से सामान खरीदती थी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगा के. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. लेकिन दीवानी मिलने के बाद जो रेवेन्यू
ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था, उससे वो इंडियन गुड्स और प्रोडक्ट्स खरीद पाती थी और उनको एक्सपोर्ट करती थी। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. थोड़े ही दिन बाद जो है बंगाल की इकोनॉमी जो है बड़ी गहरी क्राइसिस में पहुंच गई। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at low prices. तो जो गांव में अलग अलग कारीगर थे वो अपने जगह छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते दामों पर सामान बेचने के लिए। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और जो किसानी कारीगर थे वो अपने करों का भुगतान नहीं कर पाते थे जो उनसे मांगे जाते थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। तो जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था वो कम हो गया था और खेती बाड़ी से जो कल्टीवेशन होता था उसमें भी बहुत कमी आ गई थी। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। फिर उसके बाद दो 1770 में जो है एक भयंकर सूखा पड़ा जिसके कारण करीब 1 करोड़ लोग बंगाल में 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन लोग बंगाल में मारे गए। अबाउट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। लगभग एक तिहाई पॉपुलेशन बंगाल की ख़त्म हो गई थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। तो चूंकि सूखा पड़ा था और इकोनॉमी बुरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, क्या कंपनी जो है उसको अभी भी रेवेन्यू अच्छे से मिल सकता था? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारी ये सोचते थे कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना अब आवश्यक हो गया है और एग्रीकल्चर को सुधारने की ज़रूरत है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? ये कैसे किया जाता? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो लगभग 2 दशकों के डिस्कशन और डिबेट के बाद 20 साल के डिस्कशन के बाद कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। तो इस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जो है राजा, जो लोकल राजा हुआ करते थे और जो तालुकदार हुआ करते थे उनको ज़मींदार के ओहदे से नवाजा गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। इन राजा और तालुकदारों को जो है किसानी कारीगरों से कर वसूलने को कहा जाता था और ये कर जो है वो कंपनी को देते थे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। तो ऐसा कहा गया उनसे कि जो अमाउंट रेवेन्यू जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है वो परमानेंटली फिक्स्ड रहेगा और ये भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land। तो ऐसा महसूस किया गया कंपनी के द्वारा कि इस इस डिसीजन के कारण जो है रेगुलर इनकम आती रहेगी, रेगुलर रेवेन्यू आता रहेगा कंपनी के पास और ज़मींदारों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज़मीन को सुधार सकें। Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from the increased production from the land। और चूँकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू लेने वाली थी वो बढ़ने वाला नहीं था, इसलिए ज़मींदारों को जो ज़मीन से बड़ी हुई उपज मिलेगी उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ समस्या थी। द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इससे कुछ प्रॉब्लम्स हुई। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ये पता चला कि ज़मींदार जो हैं वो ज़मीन को सही करने में पैसा नहीं लगा रहे हैं। The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay। और जो रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदारों को वो पे करने में दिक्कत हो रही थी। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी।
कोई भी ज़मींदार यदि अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी चली जाती थी, उससे छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदारीज़ वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। तो कई ज़मींदारी जो हैं कंपनी ने ऑक्शन करके बेची थी। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। 19वीं सदी के पहले डेकेड में हालात बदले। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपांडेड। तो मार्केट में जो प्राइसेस थे कल्टीवेटेड क्रॉप्स के वो बढ़े और कल्टीवेशन बढ़ने लगा। This meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. Even the zamindars did not have an interest in improving the land. इसका मतलब ये था कि जमींदारों की इनकम तो बढ़ने वाली थी पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही रेवेन्यू फिक्स कर दिया था और ज़मींदारों को भी लैंड क्वालिटी इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. Some had lost their hands in the early years of the settlement, others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. तो कुछ लोगों ने तो पहले ज़मींदारी में बहुत घाटा खाया, लेकिन अब दूसरे लोगों को ज़मींदारी में पॉसिबिलिटी दिखने लग गई फ़ायदा कमाने की, बिना किसी दिक्कत की और बिना किसी इन्वेस्टमेंट की. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो जब तक ज़मींदार कोई भी ज़मीन को किसी को किराए पर दे सकते थे और उससे उनको किराया मिलता, तब तक वो उस ज़मीन को इम्प्रूव करने में, उस ज़मीन को सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं थे. ऑन द अदर हैंड, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. दूसरी तरफ गांव में जो कल्टीवेटर होते थे, जो किसान होते थे, वो इस सिस्टम को बहुत ही ऑपरेसिव मानते थे क्योंकि ज़मींदार जो उनसे किराया मांगता था ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा होता था और ज़मीन पर जो उसका हक होता था वो भी बहुत इनसिक्योर था. मतलब उससे ज़मीन कभी भी छीनी जा सकती थी. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. तो जो किसान होते थे उनको रेंट चुकाने के लिए जो है किसी से पैसे उधार लेने पड़ते थे, मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे और यदि वो उधार लिए हुए पैसे चुकाने में असमर्थ होते थे तो उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती थी जिस पर वो उनकी कई पीढ़ियाँ जो हैं किसानी किया करती थी. इन सब दिक्कतों को देखकर एक नया सिस्टम आया. अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड. बाय द अर्ली 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में कई कंपनी ऑफिशियल्स को ये लगा कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको बदलना होगा. हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. तो जो रेवेन्यूज़ फिक्स किए थे वो ऐसे कैसे फिक्स किए जा सकते थे जब कंपनी को और पैसा चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए. इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ उत्तर प्रदेश. एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी डिवाइस्ड द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822. तो बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, उस समय के बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में जो कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश है, हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज़ व्यक्ति ने एक नया तरीका बनाया जो कि सन 1822 में लागू किया गया. ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व. तो हॉल्ट मैकेंजी का ये सोचना था कि गांव जो थे वो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए. महल. इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज़ अ रेवेन्यू एस्टेट विच में बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो ब्रिटिशर्स ने जो है एक टर्म बनाई महल, जिसके अंदर वो एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस मानते थे. अंडर हिज डायरेक्शंस, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field and recording the customs and rights of different groups. तो हॉल्ट मैकेंजी के निरीक्षण में जो है अलग अलग कलेक्टर गांव से गांव जाते थे
ज़मीनों का इंस्पेक्शन करते थे, खेतों को नापते थे और अलग-अलग जगह के कल्चर्स और कस्टम्स को रिकॉर्ड करते थे। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. तो जो लैंड इंस्पेक्शन और खेतों को नापा जाता था, उसके हिसाब से वो रकम, वो रेवेन्यू निकाला जाता था जो कि हर गांव या हर महल को पे करना होता था। द डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। तो जो रेवेन्यू की डिमांड है वो समय दर समय बदलती जाती है और उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया जाता। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन द ज़मींदार। और अब जो नया सिस्टम बना था उसके अंदर जो है कर इकट्ठा करने का और कंपनी को देने का ज़िम्मा जो है वो गांव के सबसे बड़े आदमी को, विलेज हेडमैन को दिया जाता था और ज़मींदारों को नहीं दिया जाता था। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट कहा गया। द मुनरो सिस्टम। In the British territories in South, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. तो दक्षिण भारत में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनमें परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से मिलता जुलता ही कुछ दूसरा आइडिया था। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज रियोतवार और रियोतवारी। तो जो नया सिस्टम साउथ इंडिया में बना था उसको रियोतवार या रियोतवारी कहा जाता था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। तो ये जो रियोतवार सिस्टम है, ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ इलाकों में प्रैक्टिस किया था जो कि उन्होंने टीपू सुल्तान से युद्ध में जीते थे। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. तो ये आइडिया जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ट्रायल किए थे, उसी को थॉमस मुनरो ने सब्सिक्वेंटली डेवलप किया और ये पूरे साउथ इंडिया में इस्तेमाल में लाया गया। रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स। तो रेड और मुनरो को ये लगा कि साउथ इंडिया में कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार्स नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स और रियोट्स who had tilled the land for generations। तो ज़मींदार नहीं होने के कारण जो है सेटलमेंट जो है वो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स, किसानों से या रोज से करना होगा जो कि उन ज़मीनों पर सदियों से या पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। तो ये जो रियोत होते थे इनके खेतों को सेपरेटली और बहुत सावधानी से सर्वे करना पड़ता था रेवेन्यू असेसमेंट बनाने से पहले। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियोट्स अंडर देयर चार्ज। मुनरो का ये सोचना था कि ब्रिटिशर्स को जो है एक प्रोटेक्टिव फादर फिगर की तरह रहना पड़ेगा रियोट्स के ऊपर। Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well within them। तो जब ये मुनरो सिस्टम अप्लाई किया गया, इसके कुछ सालों बाद ये समझ में आया कि ये सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ है। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand। तो ज़मीन से कुछ ज़्यादा ही पैसा कमाने के इरादे से जो है अधिकारियों ने ऐसा कर तय किया जो कि बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। Peasants were unable to pay, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions। तो किसान कारीगर जो है वो ये कर जमा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो अपने गांव छोड़ के चले जाते थे और कई गांव ऐसे डेजर्टेड हो गए, खाली हो गए, बंजर हो गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers। तो कुछ ऑप्टिमिस्टिक अधिकारी थे जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, वो ये सोचते थे कि ये जो मुंडो सिस्टम है इसके कारण किसानी कारीगर जो हैं बहुत अमीर हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बट दिस डिड नॉट हैपन। क्रॉप्स फॉर यूरोप। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required।
तो अंग्रेज़ ये भी सोचते थे, ब्रिटिशर्स ये भी सोचते थे कि गाँव जो है वो वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं मिल सकता है, बल्कि ऐसी फसलें भी उग सकती है जो यूरोप के लिए काम में आ सकती हैं। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. 18th सेंचुरी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने बेस्ट ट्राई कर रही थी ओपियम और इंडिगो उगाने के लिए. By the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. और आने वाली सदी में और उसके सदी में उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरे देश में अलग अलग इलाकों में किसानों को अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया. जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस ना उत्तर प्रदेश, wheat in पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. तो इनमें से कुछ फसलें जो थी वो थी जूट, जो कि बंगाल में उगाया जाता था. आसाम में चाय उगाई जाती थी. उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस में गन्ने उगाए जाते थे. पंजाब में गेहूँ उगाया जाता था. कॉटन कपास जो है वो महाराष्ट्र और पंजाब में उगाया जाता था और मद्रास में चावल उगाए जाते थे. हाउ वॉज दिस डन? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपांड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दे नीडेड. तो ये सब कैसे किया जाता था? इसके लिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते थे जिससे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बढ़ सके जो वो चाहते हैं. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो अब हम देखेंगे ऐसी एक फसल की कहानी और ऐसे ही एक तरीका जिससे ये फसल उगाई जाती थी. इससे पहले हम देखेंगे फिगर 5 और 6 में. फिगर 5 अ कलमकारी प्रिंट, 20th सेंचुरी इंडिया. ये कलमकारी प्रिंट है. अ मॉरिस कॉटन प्रिंट, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड. फिगर्स 5 एंड 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स. जो फिगर 5 एंड 6 में आपको दिख रहा है ये कॉटन प्रिंट्स की दो इमेजेस है. द इमेज ऑन लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया. जो फिगर 5 में आपको दिख रहा है वो कलमकारी प्रिंट है जिसको आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने बनाया. ऑन द राइट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन. राइट में जो है वो फ्लोरल कॉटन प्रिंट है जो कि विलियम मॉरिस ने बनाया, जो कि एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी ब्रिटेन के. देयर इज़ वन थिंग कॉमन टू प्रिंट्स, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो. दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में इंडिगो का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक रिच ब्लू कलर था. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. तो क्या आप जानते हैं कि ये जो ब्लू कलर इन कॉटन प्रिंट्स में आया है ये इंडिगो से आता था, जो कि इंडिगो प्लांट से मिलता था. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. तो मॉरिस प्रिंट जो कि 19th सेंचुरी में बनाए जाते थे ब्रिटेन में वो उन इंडिगो डाई से आते थे जो कि इंडिगो प्लांट्स इंडिया में कल्टीवेट होते थे उनसे. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. क्योंकि 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में इंडिया इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. तो इंडिगो पेड़ जो है वो प्राइमरीली ट्रॉपिकल एरियाज में उगता है. By the 13th century, Indian indigo was being used by the cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो था वो अलग अलग क्लॉथ मैन्युफैक्चरर यूज़ करते थे इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में कपड़ा डाई करने के लिए. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एज इट्स प्राइस वाज वेरी हाई. हालांकि उस समय बहुत ही कम मात्रा में इंडियन इंडिगो जो है यूरोपियन मार्केट तक पहुंचता था और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. तो यूरोपियन कपड़ा बनाने वालों को दूसरे पेड़ पर निर्भर होना पड़ता था जिसका नाम वोड होता था, जो कि वॉयलेट और ब्लू डाई बनाता था. बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स,
wood was more easily available in Europe. तो इंडिगो जो है ट्रॉपिक्स का प्लांट है और वुड जो है टेम्परेट जोन्स का प्लांट है। तो टेम्परेट जोन में होने के कारण यूरोप में वुड बहुत आसानी से मिलता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो वुड जो है उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी के अलग अलग इलाकों में और ब्रिटेन में पाया जाता था। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. तो इंडिगो से कंपटीशन चलते वुड के पैदा करने वालों ने यूरोपियन सरकार को प्रेशराइज किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट को बैन करें। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। हालांकि इस प्रेशर के बावजूद भी जो अलग अलग डाई करते थे कपड़े, वो लोग इंडिगो को प्रेफर करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। तो इंडिगो जो है वो एक रिच ब्लू कलर बनाता था, जबकि वुड से जो डाई मिलता था वो एक पेल ब्लू और डल कलर बनाता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. हालांकि 17वीं शताब्दी में जो है यूरोपियन क्लॉथ बनाने वाले यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने अपनी सरकार को मनाया कि वो इंडिगो इंपोर्ट पर जो बैन लगाया उसको दूर कर दें। French began cultivating indigo in Saint Domingue in Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and Spanish in Venezuela. तो जब यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने इंडिगो बैन हटाया उसके बाद फ्रेंच लोग जो थे वो इसको सेंट डोमिंग में बनाते थे, जो कि कैरिबियन आइलैंड्स में था। पोर्टुगीज़ इसको ब्राज़ील में बनाते थे। इंग्लिश जो थे उसको जमाइका में बनाते थे और स्पेनिश इसको वेनेजुएला में बनाते थे। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इंडिगो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका के भी कई इलाकों में आने लगा। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। तो 18th सेंचुरी के आखिर में आते आते ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया और इसकी कॉटन प्रोडक्शन जो है भारी मात्रा में बढ़ गई, जिसके कारण क्लॉथ डाइज की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। तो इंडिगो की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इसका सप्लाई जो वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से आ रहा था वो कई कारणों से बहुत कम हो गया। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। सन 1783 और 1789 के बीच में पूरी दुनिया में इंडिगो का प्रोडक्शन आधा हो गया। Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply from where this indigo could be procured. तो ब्रिटेन में जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो के सप्लाई के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे थे और इनको ये कहाँ मिल सकता था। उन्होंने इसके लिए भारत को ढूंढा। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो ब्रिटेन अब इंडिगो के लिए भारत की तरफ देखने लगा। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for the ways to expand the area under indigo cultivation. तो इंडिगो की मांग बढ़ जाने के कारण यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है अलग अलग तरीके हथियाने लगी जिससे कि इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ाया जा सके। फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल रैपिड एक्सपांडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। तो 18th सेंचुरी के अंत में जो है बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बंगाल का इंडिगो जो है वर्ल्ड मार्केट पर छाने लग गया। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. सन 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो जो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में वो इंडिया से था, लेकिन बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। पर सन 1810 तक जो
ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाने वाला इंडिगो था उसमें से 95% जो था वो भारत से आता था। As the Indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in Indigo production. जैसे ही इंडिगो का ट्रेड बढ़ गया वैसे ही अलग अलग कमर्शियल एजेंट, अलग अलग व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो हैं वो इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लग गए। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। तो इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद ने इंडिगो उगाना शुरू कर दिया। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. तो चूंकि इंडिगो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, अलग अलग स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन जो है भारत आए और प्लांटर बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. जिनके पास इंडिगो उगाने के पैसे नहीं थे उनको आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन मिल जाता था और इनके अलावा अलग अलग नए बैंक जो आ रहे थे उनसे भी लोन मिल जाता था। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड र्योटी। तो इंडिगो का प्रोडक्शन कैसे होता था? इसके दो मेन सिस्टम थे, एक था निज और दूसरा था र्योटी। पहले हम देखेंगे निज। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो निज कल्टिवेशन में जो है प्लांटर जो है इंडिगो को अपनी खुद की ज़मीन पर उगाता था। ही ईदर ब्रॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। तो जो प्लांटर होता था वो या तो ज़मीन खरीद लेता था या फिर उसको ज़मींदारों से किराए पर लेता था और इंडिगो का प्रोडक्शन करने में लेबर को हायर करता था। द प्रॉब्लम विथ निच कल्टिवेशन, लेकिन अब निच कल्टिवेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ही थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। तो प्लांटर्स को जो है निच कल्टिवेशन में इंडिगो कल्टिवेशन के लिए एरिया एक्सपांड करने में बहुत दिक्कत होती थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। तो इंडिगो जो है वो सिर्फ फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन पर ही उगता था, लेकिन ये जो उपजाऊ ज़मीन है ये पहले से ही डेंसली पॉपुलेटेड थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी अक्वायर्ड। तो जो बीच में छूटे छोटे प्लॉट थे खाली उन पर ही इंडिगो उगाया जा सकता था। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस। तो प्लांटर्स जो थे उनको बड़े एरियाज चाहिए थे कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में ताकि वो इंडिगो उगा सके प्लांटेशन में। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। तो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास के एरियाज़ को लीज़ पर लिया जाता था और वहाँ पर जो किसानी कारीगर होते थे, किसान होते थे, उनको भगा दिया जाता था। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। पर इसके कारण हमेशा उपद्रव और टेंशन होते थे। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और लेबर से काम कराना भी बहुत मुश्किल था। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेटेड। तो यदि इंडिगो बड़े पैमाने पर पैदा किया जाना था तो उसके लिए बहुत सारे कारीगरों की भी आवश्यकता थी। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। और लेबर तभी चाहिए पड़ता था जब किसान जो है अपने खुद के चावल के खेतों में धान के खेतों में बिजी रहते थे। निच कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलक्स। निच कल्टिवेशन के लिए बड़े पैमाने पर अलग अलग प्लोज और बुलक्स भी चाहिए पड़ते थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज। तो 1 बीघा इंडिगो कल्टिवेशन के लिए 2 प्लोज चाहिए पड़ते थे। दिस meant दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लोज। इसका मतलब ये है कि एक प्लांटर जिसके पास 1000 बीघा है उसको 2000 प्लो की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये प्लो खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए पड़ता था और इनको मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए पड़ता था ये बहुत बड़ी समस्या का कारण था। नॉर कुड सप्लाईज बी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लोज
and bullocks were busy on the rice fields, again exactly at the time when the indigo planters needed them. और एक तरफ तो इन हलों को खरीदना मुश्किल काम था, दूसरी तरफ ये किसानों से भी नहीं लिए जा सकते थे, क्योंकि जिस समय इंडिगो को हार्वेस्ट करना होता था उसी समय राइस फील्ड में भी ये प्लोज और बुलक्स बिजी रहते थे. टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन. इसलिए लेट 19th सेंचुरी तक जो प्लांटर्स थे वो बहुत रिलक्टेंट थे निच कल्टीवेशन करने के लिए. लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम. तो इंडिगो प्रोड्यूस करने वाली ज़मीन में से 25% से कम ज़मीन निच कल्टीवेशन में आती थी. द रेस्ट वॉज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रियोती सिस्टम. तो 25% से कम ज़मीन निच कल्टीवेशन में थी और 75% लगभग ज़मीन रियोटी कल्टीवेशन में थी. इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रियोट्स. अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट सत्ता. तो रियोटी सिस्टम के अंदर प्लांटर्स जो हैं वो रियोट्स को मजबूर करते थे कि वो एक एग्रीमेंट साइन करें. एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रियोट्स. कई बार जो है जो प्लांटर हैं वो गांव के मुखिया को रियोट्स के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने पे मजबूर करते थे. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. तो जो भी व्यक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उसको एडवांस में पैसे मिलते थे प्लांटर्स के द्वारा, और ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मिलते थे इंडिगो उगाने के लिए. बट द लोन कमिटेड द रोड टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर हिज होल्डिंग. पर ये जो लोन, ये जो एडवांस में पैसे मिलते थे रियोट को, ये उन्हें मजबूर करता था कि वो अपनी पूरी ज़मीन में से 25% ज़मीन पर जो है इंडिगो उगाएं. द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. तो प्लांटर जो है वो सीड देता था और ड्रिल देता था, लेकिन कल्टीवेटर्स को सॉइल प्रिपेयर करनी होती थी, बीज लगाने होते थे और फसलों की देखरेख करनी होती थी. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the road and the cycle started all over again. जैसे ही फसल जो है प्लांटर को वापस दे दी जाती थी हार्वेस्ट के बाद में, तो एक नया लोन मिलता था रोड को और ये साइकिल वापस चलती जाती थी. The peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. तो जो किसानी कारीगर इस सिस्टम से बहुत टेम्प्टेड थे, जो जिनको ये सिस्टम बहुत अट्रैक्टिव लगता था, वो उन्हें बाद में समझ में आया कि इस सिस्टम में बहुत दिक्कत है. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. तो इंडिगो प्रोडक्शन से जो पैसा वो कमाते थे वो बहुत ही कम था और लोन की साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती थी. देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू. इसके अलावा दूसरी समस्याएं भी थी. द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर्ड टू कल्टिवेट राइस. तो जो प्लांटर्स हैं वो इंसिस्ट करते थे कि इंडिगो को ऐसी ज़मीन पर उगाए जाए जहाँ पे जो कि सबसे अच्छी मिट्टी वाली हो, लेकिन किसान चाहते थे कि ऐसी जगहों पर चावल उगाया जाए. इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली. इंडिगो जो है उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी जाती थी, जिसके कारण खेत की जो फर्टिलिटी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस. इंडिगो हार्वेस्ट के बाद ज़मीन में चावल पैदा नहीं किया जा सकता था. द ब्लू रेबेलियन एंड देयर आफ्टर. In March 1859, thousands of roads in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में हज़ारों रियोट बंगाल में जो थे उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया. As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. तो जैसे ये रिबेलियन उपद्रव फैला, वैसे ही रियोट्स ने जो है
प्लांटर्स को किराया देने से मना कर दिया और इंडिगो फैक्ट्रीज पर हमला कर दिया। और इनके पास अलग अलग तलवारें, स्पीयर्स, बोज, एरोज सब होते थे। विमेन टर्नड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। महिलाएं अपने किचन के अलग अलग सामान से हमला करने चली जाती थी। Those who worked for the planters were socially boycotted, and Gomastas, agent of planters who came to collect rent, were beaten up. तो जो भी लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सोशली बॉयकॉट किया जाता था, और जो गोमस्ताज होते थे, जो कि प्लांटर्स के एजेंट होते थे, जो रेंट लेने आते थे, उनको मारा पीटा जाता था। Rhodes swore that Rhodes swore they would no longer take advances to sow indigo, nor be bullied by planters' lathiyals, the lathi-wielding strongmen maintained by the planters. तो रियोट्स ने कसम खाई कि अब इसके आगे वो कभी भी प्लांटर्स से इंडिगो शो करने के लिए लोन नहीं लेंगे, और ना ही वो प्लांटर के लठियालों से डरेंगे। लठियाल वो होते थे जो कि प्लांटर्स के लाठी वाले मजबूत लोग होते थे। Why did the Indigo peasant decide they would no longer remain silent? तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो पैदा करने वाले किसानों ने कहा कि अब वो और सहन नहीं करेंगे? What gave them the power to rebel? तो ऐसा क्या हुआ कि वो उपद्रव करने पर मजबूर हो गए? क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव। तो साफ तौर पर इंडिगो का सिस्टम जो था वो बहुत ऑप्रेसिव था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन। पर जो ऑप्रेस होते हैं वो भी हमेशा उपद्रव नहीं करते हैं, ऐसा वो कभी कभी ही करते हैं। दे डू सो ओनली एट टाइम्स। इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। तो 1859 में जो है इंडिगो रोड्स को ये लगा कि उनके पास लोकल ज़मींदारों का और गांव के मुखिया का इस उपद्रव में प्लांटर्स के खिलाफ सपोर्ट है। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद लठियाल्स। कई गांव में तो जो गांव के मुखिया हैं वो इंडिगो रोड्स को लेकर गए और उनकी लठियालों के साथ खूब लड़ाई हुई। In other places, even the zamindars went around the villages urging the ryots to resist planters। कई जगहों पर यह भी हुआ कि ज़मींदार पूरे गांव में गए और उन्होंने रियोट से ये मांग की कि वो प्लांटर्स को रेजिस्ट करें। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases। तो जो ज़मींदार थे वो प्लांटर्स की बढ़ते हुए पावर से बहुत गुस्सा थे, जिसके कारण और इस बात से भी गुस्सा थे कि प्लांटर्स उनको ज़मीन लंबी लीज पर देते थे। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। और इंडिगो उगाने वाले किसान ये भी सोचते थे कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो किसानों की मदद करेगी प्लांटर्स के खिलाफ। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज़ सरकार को चिंता थी कि कहीं वैसा ही दूसरा आंदोलन ना शुरू हो जाए। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in winter of 1859। तो जैसे ही ये इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में उपद्रव की खबरें फैली, वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो 1859 के विंटर में टूर पे आए इन जगहों पे। द रियोट सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर plight। तो जो रियोट थे उनको ऐसा लगा कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो इनके प्रति सिंपैथी रखती है। When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rhodes would not be compelled to accept indigo contracts, word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown। तो बारासात में जब मजिस्ट्रेट एशले एडन थे उन्होंने ये नोटिस इशू किया कि जो रोड्स हैं उनको मजबूर नहीं किया जाए इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट
एक्सेप्ट करने के लिए, और ऐसी खबर फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो को नहीं उगाना चाहिए। Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion. तो एशले एडन जो हैं वो किसानी कारीगरों को शांत करना चाह रहे थे और एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन को रोकना चाह रहे थे, पर किसानों को ये लगा कि वो उनके साथ हैं इस उपद्रव में। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. जैसे ही उपद्रव बढ़ा वैसे ही अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स जो कि कैलकाटा से थे वो इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचे। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ रियोट्स, द टायरनी ऑफ प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स कैलकाटा से आए, इन्होंने जो रियोट्स हैं उनकी गरीबी और उनकी मिजरी के बारे में लिखा, और प्लांटर्स के गुंडागर्दी के बारे में लिखा, और इंडिगो सिस्टम के बारे में खूब बुरा लिखा। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. तो उपद्रव से घबराई हुई सरकार ने मिलिट्री को बुलाया ताकि प्लांटर्स को बचा सकें। इसके अलावा एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया जो कि इस मैटर में इंक्वायरी करता। The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with indigo cultivators. तो कमीशन जो इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ था उसने प्लांटर्स को गिल्टी पाया, गुनहगार पाया, और उनकी निंदा की उनके गलत तरीकों के लिए जो कि वो इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ अपनाते थे। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयट्स। तो इंडिगो कमीशन ने बोला कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो रॉयट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। द कमीशन आस्क्ड द रॉयट्स टू fulfill their existing contracts but also told them that they could refuse to produce indigo in future. तो कमीशन ने रॉयट्स को कहा कि जो उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको वो पूरा करें, लेकिन इसके आगे वो इंडिगो उगाने से मना कर सकते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। इस रिवोल्ट के बाद जो है बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन इसके बाद प्लांटर्स जो हैं वो इंडिगो प्रोडक्शन के लिए बिहार की तरफ चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन लेट 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. तो लेट 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी के बाद जो है इन प्लांटर्स का बिजनेस जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ, पर फिर भी वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ा पाए। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators there. तो महात्मा गांधी जो हैं जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे तो बिहार से एक किसान जो है वो उनके पास आया और उनको चंपारण आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, और वहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर्स की हालत देखने को कहा। महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो महात्मा गांधी की 1917 में जो चंपारण यात्रा थी, इसी के कारण इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण मूवमेंट शुरू हुई।